क्यों B.R. अम्बेडकर को या भीमजी अम्बेडकर को सकपाल के रूप में पहचाना गया। उन्होंने अम्बेडकर को कहा कि तुम्हारी कास्ट क्या है। उनके टीचर्स जो भी पढ़ाई की जाती थी उसका चेकिंग भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज अम्बेडकर बिलोंग टू अ क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड एज अनटचेबल्स। गांधी और अम्बेडकर के बीच में क्या तफावत रहा है, क्या डिफरेंसेस रहे थे। एक सकपाल नाम की एक फैमिली हुआ करती थी जिनका टाइटल था गनी बैग्स, यानी कि जो जूट की या जो ग्रेन्स की बैग आती है उसको लेके उनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। उन्होंने अम्बेडकर को कहा कि तुम्हारी कास्ट क्या है। एंड लेटर पीरियड में एल्फिंस्टन कॉलेज में वी विल कम टू नो कि उन्होंने अपना जो हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट। अम्बेडकर ने डिसाइड किया कि भाई आई विल बी जॉइनिंग बुद्धिज्म से। ये अम्बेडकर इसी चीज के ऊपर कोट करते जाते हुए जहां वो कह रहे हैं कि कल्टीवेशन ऑफ द माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हेलो और नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठे हुए हैं कि जहां हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे महानुभाव के बारे में जिनकी लाइफ को स्टडी करके, जिनके दर्शन को स्टडी करके, जिनके स्ट्रगल्स को स्टडी करके हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके फॉलोअर्स के द्वारा उनको बाबा साहेब के नाम से पुकारा गया। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्टोरी को। उनकी एक ऐसी स्टोरी जहां अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रगल से ही उनका एक वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का नजरिया शेप अप होना शुरू हुआ। कैसे विदेश में गए, विदेश जाके वापिस आए, वापिस आके कैसे समाज सुधार से लेके राज्य व्यवस्था से लेके अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, वो चाहे ब्रिटिश काल के अंदर हो यानी कि ब्रिटिश रूल के दौर में हो, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और ओवरऑल भारत में कैसे डेमोक्रेसी का नींव रखना हो, और आधुनिक भारत के केस में जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी देखेंगे तो लॉ मिनिस्टर के रूप में भी उनके बहुत बड़े योगदान मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम 3 पार्ट के अंदर बाबा साहेब को पढ़ेंगे। पहले उनके अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, दूसरा उनका सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट जो किस तरह से उन्होंने शुरू किया ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ओनली, और उसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे उनके द्वारा जो संस्थाएं बनी हैं, उनके द्वारा जो राइटिंग्स लिखे गए हैं, उनकी बायोग्राफी से लेके आप ओवरऑल उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी। हम साथों साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में क्या तफावत रहा है, क्या डिफरेंसेस रहे थे। क्यों गांधी और अम्बेडकर समाज सुधार के मुद्दे को लेके या ओवरऑल सोशल रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो उनके बीच में डिफरेंसेस तो बहुत सारे थे, पर अल्टीमेटली एंड गोल आप देखोगे तो अपलिफ्टमेंट का ही था। वो भी दृष्टिकोण लाने की कोशिश करेंगे, तो जरूर से बने रहिए इस वीडियो के अंदर। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहेब की पहली लाइफ जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे वो एक लीडर के रूप में निकल के आए। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1890 के दौर में। जी हाँ, ये वो दौर है जहाँ ब्रिटिश रूल भारत के अंदर आपको मिलता है, और एक सकपाल नाम की एक फैमिली हुआ करती थी जिनका टाइटल था रामजी अम्बेडकर, और उनकी वाइफ भीमा बाई के वहाँ एक पुत्र पैदा हुआ 1891 में जिनका नाम रखा गया भीमजी अम्बेडकर। माओ नाम की एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी आज के मध्य प्रदेश में, वहां पे भीमजी अम्बेडकर का जन्म होता है। अब आप पूछोगे कि क्यों B.R. अम्बेडकर को या भीमजी अम्बेडकर को सकपाल के रूप में पहचाना गया। तो याद रखेगा दोस्तों कि ये वो दौर है भारतीय इतिहास के अंदर जहां अम्बेडकर को टाइटल अम्बेडकर के रूप में बाद में दिया जाता है। ओरिजिनल उनकी जो फैमिली सरनेम थी वो सकपाल हुआ करती थी। उनके जो फादर रामजी अम्बेडकर हुआ करते थे वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, और वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सूबेदार की पोजीशन में थे। आज के मध्य प्रदेश में माओ करके जो जगह है वहां पे कैंटोनमेंट आया हुआ और वहां पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। 1890s का ये दौर है। इस तरह से अम्बेडकर को एक आर्मी बैकग्राउंड मिलता है अपने फादर का। उनके फादर कॉलोनियल स्टेट में सूबेदार की पोजीशन में थे, तो दैट शोज अराउंड कि अंडर दी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वो महार कम्युनिटी से यानी कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पर उनको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जगह मिली थी। पर सामाजिक रूप से अगर आप देखो, जो सोशल डिग्निटी के पॉइंट ऑफ से देखा जाए, तो अभी भी उनके समाज को, खास करके उनकी कम्युनिटी को अनटचेबल्स के रूप में भारतीय समाज कंसीडर करता था। और इस चीज का फेस ऑफ भीमजी अम्बेडकर को या भीमराव अम्बेडकर को बहुत पहले से ही होना शुरू हो गया। कैसे होना शुरू हुआ? तो शुरू 1890s के बाद से हुआ। इनिशियली उनका जन्म तो माओ में हुआ, पर रामजी अम्बेडकर जो उनके फादर हुआ करते थे, उनकी जॉब
खत्म हो गई, उनका टेन्योर खत्म हो गया, सर्विस खत्म हो गई और रामजी अंबेडकर अपने होम टाउन सतारा चले गए। 1894 के आसपास की ये बात है। सतारा चले गए। सतारा जाने के बाद जो भीमराव अंबेडकर है, बाबा साहेब अंबेडकर है, उनकी मदर की मृत्यु हो जाती है और वो अपने 3 भाई, मतलब उनको गिना के 3 भाई और उनके साथ साथ 2 बहनें, वो सबके सब एक साथ बड़े हो रहे हैं। अब ये टोटल 5 भाई बहन आपको देखने को मिलेंगे। 5 में से भीमराव अंबेडकर ही थे जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है सतारा के अंदर एजुकेशन की, और कहानी यहाँ से ही शुरू हुई। उनके फादर जब स्कूल में दाखिला लिखाने के लिए गए तब उन्होंने सोचा कि ये सकपाल सरनेम के साथ अगर एडमिशन होगा तो ऑब्वियस है कि जो बालक है, संतान है, बाबा साहेब अंबेडकर है, उनके साथ भेदभाव शायद समाज के द्वारा उस पीरियड के अंदर हो रहा था, तो वो भी इसका शिकार ना बने। तो उन्होंने अपना गांव जो था, उसके गांव का नाम था अंबावेड। अंबावेड़ा बेसिकली वाज अ प्लेस इन द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा कि हम अपना सरनेम अंबावेडकर लिखवाते हैं। तो इस तरह से रामजी अंबेडकर ने, वी विल सी कि भीमराव अंबेडकर का जो सरनेम है वो अंबावेडकर लिखवाया। अंबावेडकर के बाद लेटर पीरियड में उन्हीं के ही एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण टीचर हुआ करते थे, उन्होंने अंबेडकर की, यानी कि भीमराव अंबेडकर की जो धगश थी, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, उससे प्रभावित होकर उनको लगा कि नहीं, इनकी सरनेम के अंदर हमें हमारा सरनेम, ब्राह्मणों का सरनेम दे देना चाहिए। तो इस तरह से विल फाइंड कि उनके विलेज के नाम के ऊपर से, साथों के साथ उनके टीचर के नाम के ऊपर से अंबावेडकर से अंबेडकर सरनेम दे दी गई, क्योंकि उनके टीचर का सरनेम अंबेडकर था और यहाँ से ही उनकी एजुकेशन शुरू हुई। अब देखिए, स्कूल में दाखिला मिलना, पर स्कूल के अंदर सामाजिक छुआछूत की जो प्रथा थी वो बंद नहीं होती है। अंबेडकर और उनके साथ ही और भी महार कम्युनिटी के कुछ स्टूडेंट्स विद्यार्थी के रूप में आपको मिलेंगे, उनके साथ कंटिन्यूअसली भेदभाव चलता रहा। अंबेडकर ने इस पूरे के पूरी व्याख्या का उजागर अपनी एक किताब वेटिंग फॉर वीजा के अंदर भी किया है कि जब वो कहते थे कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव रहा है। भेदभाव किस तरह से? तो क्लास के अंदर बाकी विद्यार्थियों के साथ उनको बैठने नहीं दिया जाता था। गनी बैग्स, यानी कि जो जूट की या जो ग्रेन्स की बैग आती है, उसको लेके उनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। विद्यार्थी के रूप में टीचर्स को कभी कभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास के बाहर बैठेंगे, ऑब्वियस है विजिबिलिटी का इश्यू होगा। क्लास में पानी, जो परब होती है पानी की उस टाइम के स्कूलों के अंदर, वहां से पानी भी वो नहीं पी सकते। पानी के लिए प्यून अगर पानी ऊपर से उनको देगा तो ही उनको पानी का जो अधिकार था, या राइट टू कंज्यूम वाटर का आपको राइट, जो वी विल सी कि उस पीरियड के अंदर हमें मिलता है, वैसी प्रथा के रूप में उनको छुआछूत का सामना करना पड़ा। और वो अंबेडकर के लिए काफी एक सरप्राइजिंग था कि हाउ कैन सोसाइटी बी दिस मच क्रूअल अराउंड। इंटरेस्टिंगली अंबेडकर ने अपनी बायोग्राफी में इसका वाक्य भी उजागर किया है कि काफी दफा स्कूल में जब प्यून नहीं आया करते थे तो एट टाइम्स वी विल सी कि देयर वाज नो वाटर अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनके टीचर से लेके उनके सहपाठी जो उनके साथ उनके स्कूल में पढ़ा करते थे, वो वी विल सी कि मेनी अ टाइम्स उनके साथ पानी भी शेयर नहीं करेंगे। आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का डीप ह्यूमिलिएशन उनको फेस करना पड़ा। उनके टीचर्स एट टाइम्स वी विल सी कि उनके द्वारा जो लिखा जाता था, जो भी पढ़ाई की जाती थी, उसका चेकिंग भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज अंबेडकर बिलोंग टू अ क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड एज अनटचेबल्स। तो एक साइड के ऊपर वही टीचिंग क्लास से उनको एक टीचर ने बाद में सरनेम दिया अंबेडकर का, पर आप देखिए कि सिक्के की दूसरी बाजू भी हमें देखने को मिलती है कि बहुत बार उनको इस तरह से भेदभाव सहना पड़ा। ये सबसे पहला दौर था अंबेडकर के जीवन के अंदर, दोस्तों याद रखेगा, जहां अंबेडकर ये एहसास कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अंबेडकर ने अपनी किताब वेटिंग फॉर वीजा में अपने जो चाइल्डहुड स्ट्रगल्स थे उसके बारे में और भी मेंशन किया है। शायद 1901-2 के आसपास की ये बात है, जहां अंबेडकर एक बार बताते हैं कि वो सतारा से कहीं जा रहे थे एंड वी विल फाइंड कि वो जब जा रहे थे तो इंटरेस्टिंगली उनको रेलवे स्टेशन जाना था। और रेलवे स्टेशन जाने के लिए जब उन्होंने बहुत लोगों को पूछा कि हमको गांव से कोई स्टेशन की तरफ लेके जाए, उस पीरियड में टैक्सीज तो चलती नहीं थी, तो बैलगाड़ी का उपयोग होता था। तो अंबेडकर कहते हैं कि जैसे ही हमने कुछ बैलगाड़ी वालों को और लोकल्स को पूछा कि आप हमको यहाँ से स्टेशन लेके जाओगे सतारा गांव के बाहर की तरफ से, तो हम आपको जो भी पे करना है वो पे कर देंगे, पर जो ब्लॉक कार्ट्स के ड्राइवर्स से या जो भी लोकल्स से, उन्होंने अंबेडकर को कहा कि तुम्हारी कास्ट क्या है। और जैसे ही कास्ट के रूप में उनको, जब महार कास्ट के रूप में उन्होंने अपना जवाब दिया, तो उसके बाद उनके साथ कंटिन्यूसली डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। इंटरेस्टिंगली ये डिस्क्रिमिनेशन की छाप इनके ऊपर बहुत खराब तरह से पड़ी। वी विल फाइंड कि उनको बाद में जैसे तैसे हैसल करके उन्होंने जो ब्लॉक कार्ट वाले थे उनको कन्विंस किया। ब्लॉक कार्ट वाले ने कहा कि आप अपनी जो सामान है वो यहाँ नहीं रखेंगे और आप जहाँ बैठेंगे वहाँ अपनी खुद की जो गनी बैग जो स्कूल में लेके जाया करते थे एक तरह के चटाई के रूप में, उसका उपयोग करके वी विल फाइंड कि आपको यहाँ बैठना है। आप समझ सकते हो कि
इन परिस्थिति के अंदर अंबेडकर को ये धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इवन बच्चों को भी जाति प्रथा यानी कि अनटचेबिलिटी और जो छुआछूत है उसका शिकार बनाया जा रहा है, राइट, ओके। और बेसिक ह्यूमन नीड्स है, जैसे वाटर हो गई हो, जैसे एक जगह से दूसरी जगह किसी को ट्रैवल करना हो, बट वी विल फाइंड कि यहाँ पे भी आपको भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूसली देखने को मिलता रहता है। अंबेडकर अपनी टेक्स्ट के अंदर इसके बारे में लिखते भी है। वो कहते हैं कि हमें जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मनुष्यों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। आप समझिए कि बच्चों को बोला जा रहा है कि आपको बैलगाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा एट टाइम्स, ठीक है। इस घटना के अंदर अंबेडकर ने ये भी लिखा है, और अंबेडकर ये लिखते हैं कि जिस प्रकार का अपमान हुआ उसके कारण कहीं ना कहीं वी विल फाइंड कि अंबेडकर के अंदर एक आग और एक ऊर्जा प्रज्वलित होती रही। खैर, अंबेडकर का स्ट्रगल इसके बाद भी रुकता नहीं है। वी विल फाइंड कि इनिशियली सतारा में उनकी एजुकेशन हुई। सतारा से हमें यह पता चलता है कि 1905 तक आते आते वी विल फाइंड कि लेटर पीरियड में 1890 से लेकर 1900 के पीरियड में अंबेडकर की फैमिली मुंबई शिफ्ट हो जाती है। रामजी अंबेडकर और बाकी जो लोग हैं वो मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। मुंबई शिफ्ट होने के बाद उनकी एल्फिंस्टोन हाई स्कूल जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई उसके अंदर दाखिला हो गया। अब मुद्दे की बात यह आती है कि एल्फिंस्टोन हाई स्कूल के अंदर उनका दाखिला हुआ। ग्रेजुअली हमें यह पता चलता है कि वहां से उन्होंने अपनी जो हाई स्कूल की एजुकेशन है वो कंप्लीट की, एंड लेटर पीरियड में एल्फिंस्टोन कॉलेज में वी विल कम टू नो कि उन्होंने अपना जो हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट किया। मैट्रिकुलेशन के रूप में हम लोग उस पीरियड के अंदर कंसीडर करेंगे, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी जो है वो एंट्री हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ था कि महार कम्युनिटी से कोई बालक, कोई विद्यार्थी था जो वी विल सी कि ये हाई स्कूल और उसके बाद कॉलेज के अंदर दाखिला ले रहा है। और पहली बार ऐसा भी हुआ था कि महार कम्युनिटी ने उस पीरियड के अंदर सेलिब्रेशंस की थी कि इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर द महार्स, क्योंकि उनकी कम्युनिटी से कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी इतना आगे पढ़ के आया हो, ये कैसे पॉसिबल था। खैर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1912 तक आते आते इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इनफैक्ट इसी दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि आम्बेडकर ने मैरिज भी कर दी थी, और 1912 के बाद आम्बेडकर को ये लगा कि मुझे शिक्षा के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, और यहाँ से ही आम्बेडकर के जीवन के अंदर बदलाव आया। भारत में शिक्षा ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर दी थी, अब अंबेडकर जाएंगे विदेश में। दोस्तों, 1912 के बाद अंबेडकर को विदेश पढ़ने का मौका मिला। ये पढ़ने का मौका उस पीरियड के प्रिंसली स्टेट बड़ौदा के द्वारा दिया गया। जी हाँ, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती थी जहाँ इंडियन विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई का स्कॉलरशिप जो है, फेलोशिप है, वो अवेलेबल कराया गया। इसी के अंदर अंबेडकर अपने मेरिट के थ्रू चुने गए। 1913 में उनको कोलंबिया के अंदर दाखिला मिलता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के अंदर है, वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की। इंटरेस्टिंगली, गायकवाड़ स्कॉलरशिप का सहारा उठा के उनको वहां पे एक अच्छे टीचर मिल गए। इन टीचर्स की साथ उन्होंने एमए और एमए के साथ साथ इकोनॉमिक्स के ऊपर कार्य करना शुरू किया। यहाँ पे उनको कुछ भारतीय मूल के विद्यार्थी भी मिलते हैं, और 1915 तक आते आते उन्होंने एमए के अंदर भी अपनी जो थीसिस है वो कंप्लीट की थी। तब उन्होंने एक थीसिस में रिसर्च किया था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया करके, जो एक बेंचमार्क था, क्योंकि वहां पे उन्होंने ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी उसकी आलोचना भी की। उनको उस दौर के अंदर एक टीचर मिलके आए जो डेमोक्रेसी के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर अपना बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, जिनका नाम था जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई उस दौर में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों के कंटेक्स्ट में हमें यह पता चलता रहता है कि एहसास कराते हैं। एंड वी विल फाइंड कि जॉन ड्यूई थे जो उस दौर के अंदर अंबेडकर को मोबिलाइज करते या मोटिवेट करते, क्योंकि ड्यूई का एक बहुत स्टेटमेंट है। ड्यूई ने स्टेटमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरी अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। अंबेडकर को यह लग रहा था कि यही विचार, यही जो लाइन है हमें भारत के ऊपर भी लागू करनी चाहिए, भारत के कंटेक्स्ट में भी चलानी चाहिए। खैर, इसी स्कूल ऑफ थॉट से अंबेडकर को पहली बार एहसास हुआ एक लिबरल वर्ल्ड का, एक इक्वल वर्ल्ड का, क्योंकि अमेरिका में कंपैरेटिवली उस पीरियड के अंदर भेदभाव आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंगली 1916 के अंदर तक आते आते अंबेडकर ने इस दौर में एक थीसिस लिखी जहां उन्होंने कास्ट यानी कि जाति प्रथा के ऊपर अपनी टिप्पणी की। थीसिस का नाम था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म्स, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जहां अंबेडकर कह रहे हैं कि कास्ट कैसे उभर के आई, उसकी जेनेसिस कैसे हुई, कैसे वर्क करती है, कैसे उसका डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। जहां अंबेडकर ने कास्ट को एक एनक्लोज्ड क्लास के रूप में आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि ये जाति प्रथा खाली जाति प्रथा के रूप में नहीं है, इट इज ऑल्सो वी विल सी की एनक्लोज्ड क्लास। 1916 तक आते आते अंबेडकर जो है वो जो कोलंबिया की जो जर्नी है उसको छोड़ के उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि मुझे आगे फर्दर एजुकेशन लेना चाहिए। इस एजुकेशन के बेसिस के ऊपर से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और साथों के साथों लॉ की भी स्टडी करेंगे। स्कॉलरशिप अभी भी चालू थी और सयाजी राव की जो स्कॉलरशिप थी उसकी मदद से उन्होंने दाखिला लिया LSE के अंदर एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1916। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ यानी कि जो वकील बनने की जो प्रक्रिया है वहां पे भी एक स्कूल के अंदर दाखिला लिया गया, उनके द्वारा एडमिशन लिया गया जिसका नाम था गैरिजीन। 1916 में अंबेडकर का प्लान तो ये था कि ये स्कॉलरशिप की मदद से अब इकोनॉमिक्स के ऊपर फर्दर रिसर्च किया जाए एंड ग्रेजुअली मेक श्योर अराउंड की भाई लीगल स्टडीज भी की जाए, पर कहानी बदल जाती है। 1917 के अंदर स्कॉलरशिप खत्म की जाती है अंबेडकर की और अंबेडकर को कहा जाता है गायकवाड़ स्टेट के द्वारा कि आपको वापिस आना है। माइंड वेल इस दौर के अंदर देख लीजिएगा कि 1914 से 1918 के दौर के अंदर पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में सटासटी यानी कि संघर्ष चल रही है और जर्मन्स डोमिनेट करने की भी कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंगली 1917 में बिकॉज गायकवाड़ साहब ने बॉन्ड करके रखा था और कहा था कि मैं जितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दूंगा इन विद्यार्थियों को वापिस आना है और मेरे स्टेट के लिए काम करना है। अंबेडकर 1917 के अंदर अपनी एजुकेशन को अधूरा छोड़ के, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी दाखिला लिया हुआ था और बैरिस्टर यानी कि वकीलात की स्टडी भी कर रहे थे, उनको अधूरा छोड़ के वापिस आना पड़ा। 1917 में जब बड़ौदा एजुकेशन के कंटेक्स्ट में जब उनको वापस आया गया और उनको कहा गया कि अब आपको बड़ौदा स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर सेवाएं देनी है, अंबेडकर हैप्पीली केम बैक। अब मज़े की बात हमें ये देखने को मिलती है कि अंबेडकर 4 साल तक अमेरिका में और उसके बाद लंदन में रहे थे, जहां उनके साथ जो ये जातीय भेदभाव था वो नहीं हो रहा था। वेस्ट तब तक कंपैरेटिवली लिबरल हो चुका है, इक्वालिटी को एक आइडियोलॉजी के रूप में प्रमोट कर रहा था और अंबेडकर जब वापिस आए तो उनको फिर से वही शौक लगा जो शौक उनको 1900s में अपने बचपन में भी लग गया था। घर लेने की कोशिश की बड़ौदा स्टेट के अंदर वापस आके, पर जो घर के मालिक थे उन्होंने घर भाड़े देने से मना कर दिया। कहा कि वी विल नॉट गिव यू द हाउस irrespective of you are a bureaucrat into the Gaikwad state, irrespective you are very well educated in foreign। आप तो विदेश में इतना पढ़ के आए हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको बहुत बार उन्होंने अप्रोच किया बट ही कुड नॉट गेट इट आउट। इंटरेस्टिंगली वो जिस ऑफिस के अंदर पोस्टेड थे वहां पे भी उनके साथ भेदभाव चालू रहा। जो ऑफिस में प्यून हुआ करते थे, प्यून से लेके क्लर्क तक बाकी सारे लोगों ने भी उनके साथ वही भेदभाव किया जो अंबेडकर अपने स्कूल डेज में फेस कर रहे थे। इससे अंबेडकर के अंदर एक और आग लगती है। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि शिक्षा और विदेश की डिग्री गेन करने के बाद भी जो कास्ट का स्टिग्मा है, क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि कास्ट इज ए एंडलेस क्लास, ठीक है ना, या इट इज मोर ऑफ एन एंक्लोज्ड क्लास, कि भाई जाति एक बार बन जाती है तो वो बन जाती है और वो एंक्लोज बन के रखी है। आप विदेश जाके वापिस आओ, इतनी हाई पोस्टिंग स्टेट की ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज के अंदर लो तो भी आप ये नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंगली अंबेडकर को इसके बाद बहुत सदमा लगता है। उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें कहीं ना कहीं ये जो मेरी शिक्षा है अभी जो लंदन में बाकी है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। खैर 1917 के बाद कुछ सालों तक उन्होंने काम तो किया बड़ौदा के अंदर। उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की आज्ञा ली और कहा कि सर मेरे को अभी एजुकेशन कंप्लीट करना है, लंदन में अभी भी मेरी वकीलात की डिग्री बाकी है, आगे मुझे इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी करना है, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करोगे तो मैं आगे जाके और एजुकेशन करने की कोशिश करूँगा। खैर इस बेसिस के ऊपर से हमें ये पता चलता रहता है कि अंबेडकर आफ्टर सम ईयर्स गोज बैक टू इंग्लैंड और 1921 में DSc उन्होंने VWC के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कंप्लीट किया। साथों के साथों अंबेडकर बैरिस्टर एट लॉ ग्रेज इन के अंदर जो उन्होंने दाखिला लिया था वहां बैरिस्टर एट लॉ के कंटेक्स्ट में भी VWC की उन्होंने अपनी कंप्लीशन दी। यही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने फाइनली अपना थीसिस पब्लिश किया और थीसिस बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। ये डॉक्टरल थीसिस था अंबेडकर का, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जहां अंबेडकर ने इंडियन रूपी के डेप्रिसिएशन के पीछे क्या कारण है वो आइडेंटिफाई किए कि कैसे ब्रिटिश अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के माध्यम से इंडियन रूपी को पूरे की पूरी डिफ्लेट कर रहे हैं, डिप्रिशिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ तक इस पीरियड के अंदर ये बताया था कि भारतीय रुपये को अगर स्टेबलाइज करना है तो वी नीड टू हैव अ सेंट्रल बैंक। वही सेंट्रल बैंक जो अंबेडकर बाद में जाके रेकमेंड करते हैं, एक कमीशन को मिलेंगे जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, जिसकी रेकमेंडेशन के ऊपर से 1934-35 तक आते आते RBI यानी कि रिजर्व बैंक की रचना की गई।
ये अंबेडकर ही थे जिनके दर्शन, जिनकी विजन 1922-23 में अपने डॉक्टरल थीसिस के अंदर आपको मिलेगी। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि अंबेडकर साहब 1922-23 तक आते आते अपनी जो फाइनल एजुकेशन है वो कंप्लीट करते हैं, और इसी दौर में उन्होंने डिसाइड किया कि आई शुड कम बैक टू इंडिया, आई शुड मेक श्योर अराउंड कि आई शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू वॉट एवर आई हैव लर्नड एंड आई हैव गेन्ड एट दैट टाइम सर। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए कि इस दौर में ही अंबेडकर साहब ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था वेटिंग फॉर वीज़ा सर। ठीक है, ये वेटिंग फॉर वीज़ा के ही मैं व्याख्यात बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेन यू ऑल द थियरीज एंड ऑल द स्टोरीज जो वेटिंग फॉर वीज़ा के कंटेक्स्ट में आपको देखने को मिलती रहेगी। इंटरेस्टिंगली अंबेडकर जब बड़ौदा स्टेट से रिज़ाइन किए थे और लंदन गए थे जब सेकेंड टाइम उनकी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, उसके पहले उन्होंने सिडनीहैम कॉलेज है मुंबई के अंदर, वहाँ पे लेक्चरर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था। ये अंबेडकर ही थे जिन्होंने 1920s तक आते आते ये चीज़ समझ ली थी कि अगर भारत में खास करके अनटचेबल्स का अपलिफ्टमेंट करना है तो उसके लिए एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की भी आवश्यकता है। आप सबको याद होगा कि 1919 में कानून आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, उसके पहले मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम लोग, तो अंग्रेज़ों ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था साउथ बोरो कमेटी। ये जो साउथ बोरो कमेटी होती है, इस कमेटी के अंदर अंबेडकर ने अपना रिकमेंडेशन रखा था। अंबेडकर ने उनके साथ मुलाकात की थी और कहा गया था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि जो पृथक निर्वाचन पद्धति है, जहां मुसलमानों को दी गई थी 1919 में, आपको पता होगा सिखों को दी गई थी, पारसियों को दी गई थी, तो अंबेडकर ने ये भी मांग की कि भाई हमारे लिए भी होनी चाहिए, राइट, डिप्रेस क्लासेस के लिए भी एक अलग तरह से होनी चाहिए। तो इस तरह से अंबेडकर 1919-1920 के दशक में जब वो गायकवाड़ स्टेट से निकल के आए और लंदन वापस नहीं गए थे, इनकी इन बिटवीन हमें ये पता चलता रहता है कि बहुत ही एक्टिव हो गए थे। इंटरेस्टिंगली 1920s के दशक में ही अंबेडकर धीरे धीरे करके अपने लीगल प्रोफेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होने की शुरुआत करेंगे और ग्रेजुअली सोशल रिफॉर्म्स को आगाज देंगे। अब देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे अंबेडकर शेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट द सोशल रिफॉर्म्स एंड द लीगल फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। दोस्तों, अंबेडकर साहब की जब हम लोग सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे, उनके एजेंडा की बात करेंगे, तो हमें समझना पड़ेगा कि उनके द्वारा सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस बने, सैकड़ों राइटिंग्स लिखे गए, सैकड़ों सत्याग्रह किए गए। एक एक करके देखते हैं। देखिए 1920 के दशक में जब वो लंदन से इन बिटवीन अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस आए थे, तब से वो एक्टिव हो गए। हमने अभी देखा कि कैसे साउथ बोरो कमेटी के सामने उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन रखी थी कि भाई हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। खैर, इसके बाद अंबेडकर ने इसके बाद अपनी राइटिंग जर्नी शुरू कर दी थी। ये राइटिंग जर्नी के तहत 1920 के अंदर मूक नायक करके उनके द्वारा वी विल सी की एक पब्लिकेशन शुरू किया गया। इंटरेस्टिंगली इस पीरियड में छत्रपति शाहू महाराज, जो कोल्हापुर के महाराजा हुआ करते थे, वो भी सोशल रिफॉर्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनकी मदद से अंबेडकर को थोड़ी बहुत फाइनेंस मिली, सपोर्ट मिला, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला, और तब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंगली 1920s के दशक में ही हमें देखने को मिलता है कि अंबेडकर जो है वो लीगल प्रोफेशन में भी आ चुके हैं। चिमनलाल सतरवार जैसे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे जो जुडिशरी के अंदर या लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे। उन्होंने अंबेडकर को ग्रूम किया और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वी विल सी कि अंबेडकर ने थोड़ी प्रैक्टिस भी शुरू की। इस प्रैक्टिस में उनके द्वारा बहुत सारे सैकड़ों केसेस भी लड़े गए। धीरे धीरे करके अंबेडकर अपनी मूवमेंट को आगे चला रहे हैं। 1924 तक आते आते अंबेडकर को ये समझ में आ रहा था कि जो डिप्रेस क्लासेस है उनका एक तरह से बहिष्कार किया गया है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये अंबेडकर ही थे जो 1924 के अंदर एक संस्था की स्थापना करेंगे जिसका नाम है बहिष्कृत हितकर्मी सभा। बहिष्कृत हितकर्मी सभा का मतलब ये था कि भाई बहिष्कृत लोग हैं, देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल जिनका पूरी की पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है, उनके हित के लिए, हित का मतलब उनके इंटरेस्ट को, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखने के लिए हम ये सभा बनाने की शुरुआत करते हैं। लेटर ऑन विल सी कि इनमें से ही समता सैनिक दल और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसी संस्थाएं भी आपको अंबेडकर के द्वारा बनाई हुई देखने को मिलती रहेगी। 1924-25 के बाद अंबेडकर और एक्टिव होने की शुरुआत कर देते हैं। उनको ये रियलाइजेशन हुआ था कि हमें लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। 26-27 का कार्यकाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंबेडकर के केस में, क्योंकि इस पीरियड तक आते आते अंबेडकर डिप्रेस क्लासेस के जो मुद्दे हैं उसको लेके और खास करके अनटचेबिलिटी का मुद्दा है उसको लेके बड़े चिंतित थे। 1927 की ही ये बात है, भारत के अंदर दो बड़े बड़े मूवमेंट चल रहे थे 27-28 के ट्रांजिशन में। एक था 28 के अंदर आपका साइमन का आगमन, साइमन कमीशन आप सबको याद ही होगा। ये वही साइमन कमीशन है जिसको लेके पूरे भारत भर के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे। अंबेडकर उनमें से लीडर्स में से आपको देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तो साइमन को मिलने जाऊंगा, मेरे कम्युनिटी जो डिप्रेस क्लासेस के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उनके राइट्स, उनके अधिकारों की
जो वकालत है, मुझे जो अपना ओपिनियन रखना है वो भी मैं यहाँ पे रखूंगा। खैर 1927 तक आते आते अम्बेडकर ने, वी विल कम टू नो कि इस पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ा सत्याग्रह किया जिसे हम लोग कहते हैं महार सत्याग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है क्योंकि अनटचेबल्स, डिप्रेस क्लासेस के जो लोग थे, महार कम्युनिटी के लोग थे, उनको पीने का पानी भी नसीब नहीं होता था। मैंने बताया उनके लिए कुआं अलग हुआ करता था, उनके लिए जो तालाब हुआ करता था वो अलग हुआ करता था। तो अम्बेडकर को लगा कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। 1927 में ही अम्बेडकर ने, वी विल सी, की महार सत्याग्रह किया। बहुत ही सिग्निफिकेंट सत्याग्रह था क्योंकि इससे उन्होंने मास मोबिलाइजेशन किया और सत्याग्रह के रूप में उन्होंने कहा कि मैं ये जो सामाजिक प्रथा है उसको तोड़ूंगा। तोड़ने के साथ साथ अम्बेडकर ने एक बहुत पब्लिकली डिक्लेरेशन भी किया और कहा कि भाई देखो, भारत में जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है उसके अंदर कुछ ग्रंथ और किताबें ऐसी है जो इसको एक तरह से सैंक्शंस करती है या उसको लीगलाइज करती है, ये जो जाति प्रथा है उसमें। उनमें से एक थी मनुस्मृति। तो अम्बेडकर को ये लग रहा था कि इसका, ये किताब का विरोध करेंगे पब्लिकली तो कहीं ना कहीं इससे जो जातीय भेदभाव है, जो एक तरह से छुआछूत की जो प्रथा है, उसका भी विरोध होगा। तो अम्बेडकर ने 1927 के अंदर पब्लिकली मनुस्मृति को बंद किया सर, ठीक है, और कहा कि भाई देखो, ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है हिंदू धर्म के अंदर जो जातीय प्रथा निकल के आई है वो भी वी विल फाइंड की मनुस्मृति जैसी टेक्स्ट के कारण ही लीगलाइज हो गई है, राइट। ओके, तो अम्बेडकर कह रहे हैं कि भाई एक सिंबॉलिक रिजेक्शन है हमारे लिए कि भाई देखो, हमको पानी भी नहीं पिया जा रहा है, जाति प्रथा में नीचे ही रखा जा रहा है और खाली वी विल सी कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है, राइट। तो इस तरह से अम्बेडकर 1927-28 के अंदर एक्टिव रहे। 28 में जब साइमन इंडिया आया तब साइमन को भी मिलते हैं। इसी दौर में मैंने आपको बताया था कि हिल्टन यंग कमीशन भी आया जिसने आरबीआई की रिकमेंडेशन दी बाद में, उनके साथ भी अम्बेडकर ने राब्ता किया। तो उनका अप्रोच जो कांग्रेस के, जैसे गांधी जी उस पीरियड में हुआ करते थे, उनसे तब तक एक अलग उभर के आ चुका है, राइट। तो अम्बेडकर का बड़ा क्लियर कट मानना था कि हमें इस प्रकार के मूवमेंट को और विरोध करना चाहिए। 1930 तक आते आते जब भारत में पूरे ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो रही है, तब अम्बेडकर ने एक और सत्याग्रह किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लेकर। आप सबको पता ही होगा कि भारत में सैकड़ों रीजन्स ऐसे थे जहां मंदिरों के कपाट, जो द्वार होते हैं, वो डिप्रेस क्लासेस, अनटचेबल कम्युनिटी के लिए अलाउ नहीं थे। इसको लेके 1924 में वाइकोम सत्याग्रह किया गया था बाय के केलप्पन इन साउथ इंडिया, दैट इज प्रिसाइसली इन द मलाबार रीजन ऑफ केरला। वैसे ही अम्बेडकर भी 1930 के अंदर नासिक के अंदर एक मंदिर सत्याग्रह करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कालाराम मंदिर सत्याग्रह। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सत्याग्रह है दोस्तों। कालाराम मंदिर सत्याग्रह की खासियत ये है कि ये राम जी का टेम्पल है सर, ठीक है, एंड वी विल फाइंड कि वहाँ पे डिप्रेस क्लासेस के लोगों को अलाउ नहीं था। अम्बेडकर ने कहा कि भाई देखो, ये बहुत हो गया है, हमें कहीं ना कहीं इसका विरोध करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो अम्बेडकर इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी मनुष्य है, हम भी इंसान है, जितने बाकी सारे हैं हम भी वैसे ही है सर, ठीक है। इसी दौर में अम्बेडकर ने अपनी राइटिंग्स की जर्नी को भी आगे रखा। जैसे एक मुक नायक करके उनकी जर्नल आती थी 1927 और 1930 के बीच में, हमें यह भी पता चलता रहता है कि अम्बेडकर ने दो और वी विल सी की जर्नल्स पब्लिश करनी शुरू की। एक थी जनता और दूसरी हमें देखने को मिलती है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत क्यों? क्योंकि एक पूरे क्लास ऑफ पीपल था जिसका बहिष्कार किया गया था, भारत के अंदर ही था सर, ठीक है, जो सामान्य जनता थी जिनके लिए इक्वालिटी की बात कर रहे थे अम्बेडकर, राइट। ओके, तो इस तरह से अम्बेडकर ने वी विल सी की बहुत सारी जर्नल्स में लिखना शुरू किया, बहुत ही स्कैदिंग अटैक्स किए कास्ट सिस्टम के ऊपर से, और धीरे 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 करके वी विल सी की अम्बेडकर पुश कर रहे थे अपने एजेंडा को। अब देखिए कि 1930 का ये दौर है, भारत में नमक सत्याग्रह हुआ है और इसी दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेजी परिषदों का निर्माण किया था, राइट। आप सबको पता होगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 1931 और 32 के अंदर, जिसमें खाली 1931 वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी और कांग्रेस के लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी सब के अंदर कांग्रेस नहीं करती है, पर अम्बेडकर थे वो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मुद्दे का विषय ये हुआ करता था कि अम्बेडकर क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनफैक्ट ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर ही थे जिन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उनकी वोटिंग राइट्स अलग होनी चाहिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होनी चाहिए, उनमें वोटर्स को भी अलग से वोटिंग राइट्स और क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको लेके उन्होंने वकालत की। और ये वकालत विल सी की ब्रिटिश सरकार के अल्टीमेटली कान के अंदर गूंज देती है 1932 में। तब के ब्रिटेन के तात्कालिक लीडर थे रामसे मैकडोनल्ड। उन्होंने अम्बेडकर की बात को सराहा और कहा कि भाई हम आपकी बात को स्वीकारते हैं और हम आपको दे रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि डिप्रेस क्लासेस को भी, जैसे सिखों को मिले थे, पारसियों को मिले थे, मुस्लिम्स को मिले थे, एंग्लो इंडियंस को मिले थे, क्रिश्चियंस को मिले थे, वैसे ही राइट्स आपको भी मिलेंगे। खैर, इस बात का विरोध गांधी जी करते हैं और यहाँ से ही शुरू होता है गांधी अम्बेडकर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वी विल सी कॉन्फ्लिक्ट, जिसके परिणाम स्वरूप
आगे जाके एक पैक्ट हुआ जिसे हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। पर पहले समझने की कोशिश करते हैं गांधी आंबेडकर डाइकोटोमी। दोस्तों 1932 तक आते आते गांधी जी और आंबेडकर के बीच में जो सामाजिक सुधार को लेके, खास करके जाति प्रथा, छुआछूत को लेके जो मतभेद थे वो अपने पीक के ऊपर है। आंबेडकर की वकालत और बेसिकली ब्रिटिश सरकार की भी एक स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1932 में डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिले, जिसके परिणाम के कारण आंबेडकर तो बड़े खुश हुए। आंबेडकर को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि इससे डिप्रेस क्लासेस का अपलिफ्टमेंट होगा। पर गांधी जी इस पीरियड के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जब उन्होंने रिज्यूमिंग किया था भारत में आके, तब उस दौर के अंदर जेल में थे। उन्होंने जाके जेल में फास्टिंग कर दी। उन्होंने कहा कि ये भारतीय समाज को, खास करके हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की जा रही है बाय द ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि जाति प्रथा जो है वो इंटरनल प्रॉब्लम है भारतीय समाज के कंटेक्स्ट में, उसको अंदरूनी रूप से हम लोग सुधार कर सकते हैं। इनफैक्ट गांधी जी ही थे जो 1924 तक आते आते आप देखोगे कांग्रेस के अंदर समाज सुधार का एक प्रस्ताव लेके आए थे काकीनाडा सेशन के अंदर, और कहा था कि अनटचेबिलिटी के विरुद्ध में हमें एक संघर्ष करना चाहिए। गांधी अपने हिसाब से समाज सुधार के लिए एक प्रयत्न कर रहे थे, ऐसा नहीं था। गांधी जी का ये मानना था कि भारत के अंदर जाति प्रथा को हम लोग चेंज करके वर्ण व्यवस्था के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में डिवीजन ऑफ लेबर है। वेरस आंबेडकर का इस दौर के अंदर बड़ा क्लियर कट एजेंडा निकल के आ चुका था। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि भाई देखो, भारत की जो समाज है उसमें जाति प्रथा जब तक नाबूद नहीं होगी या उनको बेसिकली की डिस्क्रिमिनेशन से रोकने के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आंबेडकर इनिशियली इसके लिए पुश करने की कोशिश करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने पुश करने की कोशिश की। गांधी जी और उनके बीच में काफ़ी मतभेद रहे, पर गांधी जी ने जब फास्टिंग कर दिया तो आंबेडकर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया था। MC राजा जैसे लीडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, साथों के साथों ठक्कर बापा जैसे लीडर्स आपको मिलेंगे। इन सबों ने जाके, और मालविया, मदन मोहन मालविया जैसे लीडर्स भी मिलेंगे जिन्होंने इंटरवेंशन किया गांधी और आंबेडकर के बीच में येरवड़ा जेल के अंदर, क्योंकि वही येरवड़ा जेल थी जहाँ पे गांधी जी को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने उस पीरियड में कैद करके रखा था। वहाँ इनके बीच में पैक्ट हुआ जिसे हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का परिणाम क्या होता है? इसको गांधी आंबेडकर पैक्ट के रूप में भी कहते हैं। इसका परिणाम ये हुआ था कि डिप्रेस क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे इनिशियली, उसको रद्द किए जाते, उसको कैंसिल किए गए और उनके लिए सीट्स बढ़ाई जाती विद रिजर्व सीट्स। ओके, तो गांधी जी का बड़ा क्लियर कट ये मानना था कि भाई देखो, रिजर्व सीट्स हम लोग दे देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं मिल सकते। सेपरेट इलेक्टोरेट से बहुत डिवाइड एंड रूल होगा, क्योंकि डिप्रेस क्लासेस को भी एक अलग कम्युनिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, राइट? ओके, तो आंबेडकर वी विल सी कि प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि आंबेडकर को लग रहा था कि अगर गांधी जी को जेल के अंदर कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई और सोशो पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत हो जाएगी, तो आंबेडकर को ये लग रहा था कि भाई चलो इसका एक मिडल पाथ आएगा। गांधी के इस कार्य के बाद विल सी कि इनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल मिसमैच है वो और बढ़ने की शुरुआत होगी, राइट? 1930s के दशक में ही आंबेडकर के द्वारा वी विल सी की और भी टेक्स्ट लिखी गई। जैसे 1936 में आंबेडकर ने एक बुक लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना? देखो, उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जाति प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक भारत के अंदर ये छुआछूत यानी डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा। फिर इस गांधी कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था के थ्रू हम लोग पूरे भारत के अंदर बदलाव कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करके, पर आंबेडकर वॉज नॉट हैप्पी विद दैट इंस्टेंसेज अराउंड। खैर, 1930s और 40s के दौर में भी अगर आप देखोगे तो आंबेडकर ने जितने भी नेशनल मूवमेंट के केस में देखोगे, उन सब के अंदर ज़्यादा हमें ये पता चलता है कि पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस प्रेरित एक पूरा आंदोलन है, इसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए कोई न्याय और जस्टिस की बात नहीं हो रही है। देखिए, कांग्रेस को हमेशा से ये कहा गया है कि ये अपर कास्ट इलीट लोगों की वी विल कम टू नो की ग्रुपिंग के रूप में मिलती रहेगी, राइट? ओके, तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि 1930s में आंबेडकर अपना कार्य करते रहे। इनफैक्ट थोड़े समय तक तो आंबेडकर, हमें ये भी पता चलता रहता है कि एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने हैं। 1935 के आसपास की ये बात आपको देखने को मिलेगी। एंड ग्रेजुअली विल सी कि आंबेडकर ब्रिटिश के साथ हमेशा से बात करने के थ्रू अपने मुद्दे का, जो डिप्रेस क्लासेस का रेजोल्यूशन है, उसको लाने की कोशिश करेंगे। उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी था कि आप ब्रिटिश के साथ सहयोग क्यों करते हो। देखिए, साइमन से लेके जितने भी बड़े मूवमेंट हुए हैं या जितने भी बड़े जन आंदोलन हुए, उसमें आंबेडकर ने सीधे सीधे तौर के ऊपर वी विल कम टू नो की पार्टिसिपेट नहीं किया। मुद्दा यहाँ पे आता है कि आंबेडकर क्यों ऐसा सोचते थे। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आंबेडकर का स्कूल ऑफ थॉट बड़ा क्लियर कट था। उनको ये लग रहा था कि ब्रिटिश के साथ बात करके दलित क्लास, जो डिप्रेस क्लासेस है, उनके कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट होने की शुरुआत हो सकती है सर, ठीक है? तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी आपको उनके कंटेक्स्ट में आपको देखने को मिलती रहेगी, बट दिस इज हाउ वी विल सी कि आंबेडकर जो है अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं। 1930s और 40s के दशक में आंबेडकर और भी लिखेंगे। जैसे 1940 के दशक में वी विल सी कि 1946 में आंबेडकर ने एक टेक्स्ट लिखी जिसका नाम था हु वर द शूद्रास। ओके,
शूद्र कौन थे? देखिए, भारतीय समाज में गांधी जी वर्ण व्यवस्था के बहुत फेवर में बात करते रहते थे, राइट। तो गांधी जी हमेशा से ये कहते थे कि देखो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों के चारों वर्ण हैं, जो जिस प्रकार से काम करेगा उस वर्ण के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो अंबेडकर का ये बड़ा क्लियर कट ये मानना था कि भाई देखो, आप इनडायरेक्टली वर्ण व्यवस्था को प्रमोट करो, उसमें शूद्र तो सबसे नीचे ही रहेंगे, तो उनका अपलिफ्टमेंट, उनका वेलफेयर तो कहीं ना कहीं हो ही नहीं पाएगा, राइट। ओके, तो इस तरह से वी विल फाइंड कि अंबेडकर की जो पॉलिटिकल और सोशल जर्नी ये आगे चली। 1940 के दशक में आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान का प्रस्ताव आया। 23 मार्च 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन हुआ था। तभी वी विल सी कि अंबेडकर ने एक बुक लिखी थी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर उन्होंने थीम लिखी थी द थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, है ना। द थॉट्स ऑन पाकिस्तान के अंदर अंबेडकर क्या लिखते हैं? अंबेडकर लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा पाकिस्तान की जो मांग है किस तरह से निकल के आई है, एंड वी विल फाइंड कि उसके पीछे प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। प्रैक्टिकल अप्रोच क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा था कि द कांग्रेस इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी अराउंड, वेर एज द प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन टू द हिंदू मुस्लिम इशू एट दैट टाइम, सर, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पार्टीशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। खैर, अंबेडकर क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग जो है इस पीरियड के अंदर बहुत कम्युनल पॉलिटिक्स को और एजेंडा को पब्लिसाइज कर रही थी, जिसका अंबेडकर ने विरोध भी एक तरह से करने की कोशिश की थी, सर, ठीक है। बट एक तरह से वी विल सी कि अंबेडकर उस टाइम पे भी विजन दिखा रहे थे कि भाई देखो, अगर सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है तो प्रैग्मेटिक अप्रोच यही है कि दोनों का कंट्री वी विल सी कि अलग हो जाना चाहिए, सर, ठीक है। नो ही नेवर एडवोकेटेड टू नेशन थियरी, बाय द वे, राइट। तो इस तरह से अंबेडकर की कहानी आपको देखने को मिलती रहती है। 1946 में उन्होंने ये किताब भी इसी पीरियड के अंदर लिखी थी, हु वर द शूद्रास, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग भी इन्होंने 1946 के अंदर भी बनाई, सर, ठीक है। इंटेंशन ये था कि शेड्यूल कास्ट की जितने भी कम्युनिटीज है वो सब की सब वी विल कम टू नो कि उभर के आएगी, उनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चलता रहेगा। 1946-47 के ट्रांजिशन में ही भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, इंडिपेंडेंस हुई। इसी दौर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बनती है और भारत में कैबिनेट बनाया जा रहा था इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का या इंटरिम गवर्नमेंट का, राइट। नेहरू जी उसके मुखिया थे, ऊपर वाइसरॉय माउंटबेटन हुआ करता था। ये गांधी थे जिन्होंने नेहरू जी को कहा कि भाई नो, द फ्रीडम हैज नॉट ओनली बीन गिवन टू द कांग्रेस, द फ्रीडम हैज बीन गिवन टू ऑल ऑफ इंडिया। तो इस बेसिस के रूप में अंबेडकर को भी आप अपने कैबिनेट के अंदर समावेश कीजिए। तो वी विल फाइंड कि 1946 के एंड और 47 के ट्रांजिशन तक आते आते वी विल कम टू नो कि अंबेडकर ही थे जो नेहरू की कैबिनेट के अंदर भी बाद में उनका समावेश किया गया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये अंबेडकर ही आपको देखने को मिलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में भी उनका रोल प्ले मिलेगा, राइट। ओके, तो इनिशियली अंबेडकर बड़े हेजिटेटिंग थे, उनको ये लग रहा था कि भाई ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंबेडकर 1947 से या 46 के बाद से ही और 49 के बीच में हमें ये पता चलता रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर के रूप में और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता रहेगा। इंटरेस्टिंगली 25 नवंबर 1949 के दिन जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से लागू किया था, तब उन्होंने एक फोरकास्टिंग की थी, उन्होंने एक स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान कितना भी अच्छा होगा, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क हैपन टू बी अ बैड अलॉट, सर, ठीक है ना। संविधान कितना भी अच्छा बना दो, पर इसको जो कार्यरत करने वाले लोग होंगे वो खराब होंगे तो पूरा का पूरा जो संविधान है वो अच्छा नहीं निकल के आएगा, सर, ठीक है। फिर अंबेडकर लिखते हैं कि हाउएवर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में भी, है ना, कितना भी खराब संविधान हो, इट मे टर्न आउट टू बी ए गुड, वो अच्छा भी हो सकता है, इफ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट, है ना, जो उसके ऊपर काम करने वाले लोग होंगे, इफ दे हैपन टू बी ए गुड पीपल, सर, ठीक है। अगर वो अच्छे लोग होंगे तो ऑब्वियसली संविधान कितना भी गलत होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, दूषण होंगे, तो अल्टीमेटली आपके देश का, आपके राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। तो ये अंबेडकर के विचार आपको इस दौर के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां अंबेडकर ये बता रहे थे कि संविधान अकेला आपकी प्रगति नहीं करवा सकता, राइट, ओके। उसकी कैरेक्टर और मॉरलिटी जो है वो पब्लिक के ऊपर है, जो लीडर्स है, जो चुन के आते हैं, उनके ऊपर से भी आपको देखने को मिलती रहेगी, राइट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से अंबेडकर ने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करवाने की कोशिश की। अंबेडकर इनफैक्ट इस दौर के अंदर अराजकता यानी कि जो आंदोलन हो रहे थे उसकी भी क्रिटिसिज्म करते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि देखो, सत्याग्रह, स्ट्राइक्स और ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हमने नेशनल मूवमेंट के दौर में चलाए थे वो एक हद तो ठीक है, सर, ठीक है, पर आज के दौर में आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग जिस तरह से अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, अब उसमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, सर, ठीक है। ये अंबेडकर ही थे और उनके विचार भी आपको देखने को मिलते हैं जो इस दौर में ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि पॉलिटिक्स के अंदर हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इट विल लीड टू डिग्रेडेशन, सर, ठीक है। इट विल लीड टू सम पीपल
कैप्चरिंग पावर, ऑथोरिटेरियन शासन व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो अंबेडकर के दर्शन और विचार आप इस तरह से देखने की कोशिश कर सकते हो कि अंबेडकर ये कह रहे थे कि लोगों को जो स्ट्रीट बेस्ड एजिटेशन है, जो मास प्रोटेस्ट मूवमेंट है, जिससे आप चीज़ों को स्ट्रक डाउन कर रहे थे, अब नहीं करना चाहिए। ना ही आपको हीरो वर्शिप की तरफ भी जाना चाहिए सर, ठीक है। तो उनके विचार और दर्शनों को अगर आप आज की तारीख में देखिए तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि एट टाइम्स अंबेडकर के दिए गए जो विचार थे उससे हमारे जो समाज है वो कहीं ना कहीं भटक गया। खैर 1947-48 के दौर में ही अंबेडकर चाहते थे कि भारतीय समाज के अंदर बदलाव हो। ये बदलाव के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रपोज किया था। हिंदू कोड बिल बड़ा सिग्निफिकेंट बिल था, क्योंकि इसके अंदर वो चाहते थे कि भारतीय, खास करके हिंदू वुमेन हैं, उनको मैरिज के राइट्स हो, सिविल जो सक्सेशन राइट्स हो वो हो, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स हो, उनको डिवोर्स के राइट्स हो सर, ठीक है। और कंटिन्यूसली 1947 से 51 के बीच में हमें ये पता चलता रहेगा कि उन्होंने ये बिल को लागू करवाने की कोशिश की, पर खैर भारतीय इतिहास में कुछ और ही चीज़ लोगों को पसंद थी। संसद में ये बिल पास नहीं हो पाया, उनके नेहरू के साथ काफ़ी मतभेद भी होते हैं, और 51 में अंबेडकर रिजाइन करेंगे। इंटरेस्टिंगली अंबेडकर जब 51 के अंदर रिजाइन करते हैं, उसके बाद सवाल ये आता है कि अंबेडकर को पहली लोकसभा का चुनाव लड़ना था सर, ठीक है। हिंदू कोड बिल एक साइड के ऊपर पास नहीं हो पाया, उनकी नेहरू जी के साथ मतभेद हो चुके हैं, और हमें यह पता चलता है कि अंबेडकर 51 के जो लोकसभा इलेक्शन थे, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की पार्टी उन्होंने बनाई थी, वहां से उन्होंने कहा कि भाई चलो हम लोग 51-52 के लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, और लड़ने के बाद विल मेक श्योर अराउंड कि विल पार्टिसिपेट एक्टिवली इनटू द पार्लियामेंट, पर हो नहीं पाया सर। उन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा था 1952 के अंदर, एंड वी विल कम टू नो कि उनके जो प्रतिस्पर्धी थे वो एक तरह से अगर आप देखोगे तो उनके ऊपर भारी पड़ गए सर, ठीक है। तो लोकल पॉलिटिक्स भी हुई थी, पर 1952 में वी विल सी कि अंबेडकर लॉस्ट द इलेक्शन। जो व्यक्ति ने भारत को संविधान एक तरह से चेयरपर्सन के रूप में, ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, उनके दर्शन आप देखोगे सिविल सर्विसेज से लेके हमें जो राइट टू इक्वालिटी, और बेसिकली जो अनटचेबिलिटी को हमने अबॉलिश किया, आर्टिकल 15 के अंदर हमने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। 17 में हमने एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया कि भाई अनटचेबिलिटी एज अ प्रैक्टिस हम लोग नाबूद कर रहे हैं सर, ठीक है। पर वही अंबेडकर उसके बाद जब चुनावी प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो चुनाव हार जाता है सर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कैसी व्यवस्था, कैसी परिणाम उनको झेलने पड़े थे, एंड वी विल कम टू नो कि एट टाइम्स उनको ये लग रहा था कि भाई पॉलिटिकली वो आइसोलेटेड भी हो गए हैं। 1950s में जब वो लोकसभा के चुनाव हार गए, उसके बाद भी ही वॉज आइसोलेटेड पॉलिटिकली एज वेल, सोशली एज वेल, कल्चरली भी उनको लग रहा था कि भाई जीवन के अंदर और बदलाव आने चाहिए सर, ठीक है। तो इवेंचुअली अंबेडकर को ये लग रहा था कि आध्यात्मिक रूप से उनको जो एक तरह से मुक्ति मिलनी चाहिए, सामाजिक रूप से जो बंधनों से मुक्ति मिलनी चाहिए, उसके लिए कौन सा पाथ है। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि 1956 अंबेडकर ने डिसाइड किया कि भाई आई विल बी ज्वाइनिंग बुद्धिज्म सर, ठीक है। तो इन 1956 के अंदर हमें ये पता चलेगा कि अंबेडकर डिसाइड करते हैं कि हम बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे, और इस दौर में ही उन्होंने सोच लिया था, इनफैक्ट ही ट्राइड टू सीक ऑल्टरनेटिव्स। उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ा, उन्होंने सिखिज्म को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा सर, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम वी विल सी कि उनको इस तरह से मोटिवेट नहीं करता है, एंड देन ही डिसाइडेड टू गो टुवर्ड्स बुद्धिज्म। एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ही वॉज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट, है ना, वो एक ऑल्टरनेट पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और शायद इसी के बेसिस के ऊपर से वी विल कम टू नो कि उनको ये लग रहा था कि बुद्धिज्म हमें इक्वालिटी देगी, बुद्धिज्म हमारे समाज के अंदर तार्किकता लाएगी, बुद्धा के दर्शन के रूप में। इन्होंने लास्ट में 1956 में इस दौर के अंदर एक टेक्स्ट भी लिखी, बुद्धा एंड इस धम्म, बुद्धा और उनके धम्म के ऊपर उनके द्वारा भी किताब भी लिखी जाती है। एंड वी विल सी कि 1956 नागपुर के अंदर, अक्टूबर 1956 के अंदर हमें ये पता चलेगा कि वी विल सी कि वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए। तो इस तरह से अंबेडकर की पूरी जर्नी रहती है 1956 के अंदर, एंड अंबेडकर ये बताने की कोशिश करते हैं बुद्धिस्ट समुदाय को, डिप्रेस क्लासेस को, कि भाई दिस इज ऑल्सो द वे जहाँ से आप अपने आप को लिबरेट करा सकते हो, एक मोक्ष के रास्ते के ऊपर भी जा सकते हैं, राइट, ओके। 1956 में ही दिसंबर महीने में 6 दिसंबर 1956 के दिन वी विल कम टू नो कि अंबेडकर की मृत्यु हो गई। उनकी एज रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स आपको देखने को मिलती रहेगी, एंड आफ्टर फ्यू वीक्स वी विल फाइंड कि ही पास्ड अवे। उनके मृत्यु के करीबन 40 साल के बाद, मतलब आप 1956 में उनका मृत्यु हुआ था, 1990 में, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 44 ईयर्स अंबेडकर वॉज गिवन द भारत रत्न, द हाइएस्ट सिविलियन
अवार्ड एज वेल सर, ठीक है। तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में अगर आप देखने की कोशिश करिए, वी विल फाइंड कि अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन मिलता है। इनफैक्ट जब उनकी मृत्यु हुई 1956 के साल में, तभी भी हमें ये पता चलता रहता है कि उन्होंने एक टेक्स्ट लिखना शुरू किया था जो अधूरा रह गया था। नाम था द रिवॉल्यूशन एंड द काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। तो आप समझ सकते हो कि एक तरह से अंबेडकर कंटिन्यूसली रिसर्च को परस्यू करते रहे। उनके थॉट्स इकोनॉमिक्स से लेके लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखने को मिलता रहता है कि कंट्रीब्यूट करते हैं भारत को, और भारत के निर्माण को भी हम लोग को देखने को मिलता है। उनकी बायोग्राफी मैंने आपको बताया, वेटिंग फॉर अ वीज़ा 1926 में मोस्ट प्रॉब्ली ये लिखी गई है सर, ठीक है। 1935-36 के आसपास लिखी गई है, जहां उन्होंने मेटाफर के रूप में आइडेंटिफाई किया है कि भाई देखो, वीज़ा जो है, जैसे हम विदेश जाते हैं तो वो कैसे हम लोग के लिए वेटिंग पीरियड होता है कि हम अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे, एम्बेसी वाला डिसाइड करेगा कि हमें वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब जाके वो कंट्री हमारे लिए ओपन होता है। तो उन्होंने मेटाफर और सिंबॉलिकली 6-7 एपिसोड लिखे हैं। ये एपिसोड के अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे अंडर द वेटिंग फॉर वीज़ा आई एज अ डिप्रेस क्लास पर्सन, हमने भी ऐसे बहुत सारे व्याख्या, बहुत सारे ऐसे वारदात देखे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर जहां हमारे साथ कंटिन्यूसली भेदभाव होता रहा, राइट सर, ठीक है। तो इस तरह से अंबेडकर की पूरी जर्नी रही है सर, ओके। और अंबेडकर का ये मानना था कि अल्टीमेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस का गोल क्या है, वो है माइंड को कल्टीवेट करना सर, ठीक है। मनुष्य के रूप में हमारा जीवन का अल्टीमेट गोल यही है कि भाई हम जितना माइंड को कल्टीवेट करें, पुश करें और अपने आप को एजुकेट करें, एजिटेट करें, ऑर्गेनाइज करें, है ना, सामाजिक बंधनों से बाहर निकले, उसके लिए वी विल कम टू नो कि अंबेडकर अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से संघर्ष करते गए। वो चाहे शिक्षा हो, रैशनैलिटी हो, इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर उन्होंने संघर्ष किया। और वी विल सी कि भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन है या बाकी सारी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, उसके विरोध में भी अंबेडकर की लेगेसी आज के तारीख के अंदर भी हमें देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो अंबेडकर की जो ओवरऑल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सोशल कंट्रीब्यूशन देखोगे, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, उन्होंने आलोचना की थी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की, राइट, ओके। तो ही वाज अवेयर अबाउट, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ही उनका पीएचडी है, इनफैक्ट एलएसी के अंदर भी उनकी एजुकेशन थी, और वहाँ कोलंबिया में भी जब गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर ही काम किया है, राइट, ओके। उनकी इकोनॉमी के अंदर एक और पीएचडी डिसर्टेशन था डबल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां उसका नाम था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो भारत में स्थानिक राज्य है सर, ठीक है, उसका भी प्रोविंशियल जो वर्किंग है वो कैसे होना चाहिए उसके कंटेक्स्ट में, राइट, ओके। तो इस तरह से अंबेडकर के बैकग्राउंड के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो हिज कंट्रीब्यूशन, हिज लेगेसी कैन बी सीन इन वेरी लार्ज वे अराउंड, एंड इनको पढ़ना, उनको समझना, उनकी गांधी के साथ जो मतभेद हुए थे वो मतभेद भी मूलतः से सामाजिक सुधार को लेके आपको देखने को मिलते रहते हैं, सोशल रिफॉर्म्स को लेके देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अंबेडकर ने उस पीरियड में एक डाइकोटॉमी भी दी थी, अगर आपको पता होगा तो, जहां वी विल सी कि उन्होंने बुद्धा और मार्क्स को कंपेयर किया था। 1956 की ही ये बात है। अंबेडकर एक पब्लिक स्पीच के अंदर बोलते हैं कि बुद्धा और मार्क्स का अल्टीमेट गोल क्या है, कि समाज के अंदर इक्वालिटी बनाने की जो है वो दर्शन देने की बात आपको देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो ओवरऑल थीम के रूप में अगर आप देखोगे तो अंबेडकर साहब की दर्शन, उनके विचार, उनकी एजुकेशन, उनकी चाइल्डहुड स्ट्रगल्स हमारे लिए बहुत सारी एक एग्जाम्पल सेट करती है। और वही मैंने आपको बताया कि एजुकेट करिए, एजिटेट करिए और ऑर्गेनाइज करिए, और सामाजिक बंधनों को, हर एक प्रकार के बंधनों से अपने आप को मुक्ति मिलाइए। अंबेडकर इसी चीज़ के ऊपर कोट करते जाते हुए, जहां वो कह रहे हैं कि कल्टिवेशन ऑफ द माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना। तो कीप कल्टिवेटिंग योर सेल्फ, कीप पुशिंग योर सेल्फ, एंड मेक श्योर अराउंड कि यू रीच टू द हायर गोल्स इन लाइफ। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके साथ वापस मिलूंगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर्स चल रही है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी। इस ऑफर का भी अधिक से अधिक लाभ उठाइए। PN लाइव कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, इससे आपको बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। वापिस आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।